बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी टाइप्स ऑफ क्लॉजेज़ की, जिसके अंदर हमने दो किस्म के क्लॉजेज़ जो हैं उनको डिस्कस किया था। वन वाज मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज एंड सेकंड वाज सबऑर्डिनेट क्लॉज और वी से डिपेंडेंट क्लॉज। तो इसको थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि मेन क्लॉज जो है वो किसी भी सेंटेंस में वो पार्ट होगा जिसको अगर सेंटेंस से अलग कर दिया जाता है तो इट हैज़ इट्स ओन कंप्लीट सेंस और इट हैज़ इट्स ओन कंप्लीट मीनिंग. It can stand as a complete sentence. On the other hand, we have dependent clause, a clause that has, although it has its own subject and predicate, but still it needs another clause to give its meaning complete or to complete its meaning. So, now we have the kinds of clauses. Kinds of clauses. We have three different clauses and these are of subordinate clauses. Main clause does not have any type. These are for subordinate clauses. Number 1, noun clause. Number 2, adjective clause. And number 3, we have adverb clause. Noun clause, adjective clause and adverb clause. Today we will discuss the noun clause. Note it down that noun clause is a clause that acts as a noun. A noun clause is a clause that acts as a noun in a sentence. Now, we will discuss the different functions of this noun clause. As we already discussed that where can you find a noun in a sentence? It can be a subject, it can be an object or a complement. Now, we will discuss that a noun clause performs as subject, object, complement, predicate and prepositions object. इन डिफरेंट वेज में हमारे पास है कि कोई भी क्लॉज जो है, जो नाउन क्लॉज है, वो एक्ट करेगी किसी भी हवाले से। मतलब ये कि हमारे पास नाउन क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे एक्शन कर सकती है, ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्शन कर सकती है, उसके बाद किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्शन कर सकती हैं और प्रेडिकेट के तौर पे भी एक्ट कर सकती है। अब हम बात करेंगे इनके डिफरेंट फंक्शंस पे और इनकी एग्जांपल देते हैं और उसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ होगी। अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 1, नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट।
लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. What you said was right. इस सेंटेंस में what you said was right. अब हम क्वेश्चन करते हैं, जैसा कि मैंने पहली आपको वीडियोस में ये बताया था कि हाउ टू फाइंड अ नाउन. तो आप एक क्वेश्चन करते हैं और वो था what एंड who का. तो अब हम इस सेंटेंस में क्वेश्चन करते हैं कि what was right. उस what के आंसर में आप आंसर देते हैं क्या? what you said was right. तो हमें यह मालूम है कि what के आंसर में आपके पास क्या आता है? नाउन. अब इसमें यह देखें कि क्या आपके पास कंप्लीट सेंटेंस मौजूद है, क्या कंप्लीट क्लॉज मौजूद है. तो इसमें you आपके पास सब्जेक्ट है, said इसका प्रेडिकेट है, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है ये आपस में मिलके एक क्लॉज बनाते हैं. एंड दिस क्लॉज इज इन प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट कि दिस सब्जेक्ट वाज राइट. इट इज द आंसर ऑफ व्हाट. सो वी हैव अ नाउन क्लॉज. दिस इज कॉल्ड नाउन क्लॉज. दोबारा सुन लें, और वो ये है, स्टेटमेंट है व्हाट यू सेड वाज राइट. अब इस सेंटेंस में हमने नाउन क्लॉज फाइंड आउट करनी है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? नाउन का आंसर जो है वो आता है हमेशा व्हाट एंड हु के क्वेश्चन में. तो अब यहां पर अगर देखें तो मैं कहता हूं व्हाट वाज राइट, तो आप आंसर देते हैं व्हाट यू सेड वाज राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट के आंसर में हमेशा आपके पास नाउन आता है. दूसरे नंबर पे आप इसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएं, पूरे सेंटेंस का. तो मैं कहता हूं कि व्हाट यू सेड is the subject, was linking verb and right is a complement. तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बचता है. और मैंने पहले भी आपको बताया था कि सब्जेक्ट की जगह पर क्या आता है? हमेशा नाउन आया करता है, और उस नाउन की जगह पर हमने पूरी क्लॉज यूज की है. तो व्हाट यू सेड इज अ नाउन क्लॉज. ठीक हो गया. दूसरे नंबर पे एक और सेंटेंस हम यहां पर लिख देते हैं, और वो है कि दैट you said so surprised me. That you said so surprised me. अब इस सेंटेंस में क्वेश्चन करता हूं कि what surprised me. तो आप उसके आंसर में मुझे कहते हैं that you said so, कि तुमने ऐसा कहा. what surprised me, that you said so. ये हिस्सा दोबारा से आपके पास सब्जेक्ट की जगह पर है, सब्जेक्ट की जगह पर नाउन आता है, what के आंसर में आपके पास आया है. ठीक हो गया. और उसके बाद ये आपके पास कंप्लीट प्रेडिकेट है. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये अलग से एक क्लॉज बन जाती है, जबकि that you said so is in place of a subject and in answer to the question what. So we have a noun here. और अगर ये नाउन है तो अब इस सेंटेंस में ये देख लें कि इस पार्ट ऑफ सेंटेंस में क्या अलग से इसका अपना कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद है. तो आप कहते हैं कि यू जो है वो इसका सब्जेक्ट है, सेड जो है वो इसका प्रेडिकेट है, और ये दोनों मिलके क्लॉज बना देते हैं. ये क्लॉज नाउन की जगह पर यूज की गई है, तो ये हिस्सा आपके पास बन जाएगा नाउन क्लॉज. उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि नाउन क्लॉज एक सब्जेक्ट की जगह पर कैसे एक्शन परफॉर्म करता है. तो अगर सब्जेक्ट की जगह पर आपके पास कोई क्लॉज आ जाती है कंप्लीट, तो दैट विल बिकम अ नाउन क्लॉज. नाउ टेक नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट. तो हमें यह पता है कि आपके पास जो नाउन क्लॉज है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे भी एक्ट कर सकती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पर भी नाउन आता है हमेशा. तो इसके लिए हमारे पास एग्जांपल मौजूद है कि ही सेज दैट आई एम हिज फ्रेंड.
अब ये आपके पास एक सेंटेंस है, ही सेज दैट आई एम हिज फ्रेंड। अब इस सेंटेंस में आप इसको स्ट्रक्चर बनाकर देख लें तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि यहां पर ही इसका सब्जेक्ट है, सेज इसका वर्ब है, और व्हाट डिड ही से और व्हाट डज ही से, दैट आई एम हिज फ्रेंड, दैट आई एम हिज फ्रेंड, दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस इज सेड बाय हिम। तो यहां पर यह आपके पास बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में आगे चलकर हम कहते हैं कि क्या इस ऑब्जेक्ट के पार्ट में अलग से कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद है, तो आई ये इसका सब्जेक्ट बन गया, एम ये आपके पास लिंकिंग वर्ब बन गया, हिज फ्रेंड ये आपके पास बन गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। और आपको पहले से मालूम है ये बात कि लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, प्रेडिकेट। तो अब आपके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दोनों मौजूद हैं, तो ये बनाएंगे क्लॉज। अब ये क्लॉज आंसर करती है व्हाट का, और आई है ऑब्जेक्ट की जगह पर, जिसकी वजह से आप इसको कहेंगे कि ये नाउन क्लॉज है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। इसको दोबारा से एक दफा क्लियर कर लेते हैं। ही सेज दैट आई एम हिज फ्रेंड, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर आप बनाएंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हवाले से, तो इस पूरे सेंटेंस में हु वॉज सेइंग ही, इट इज द सब्जेक्ट, ही इज परफॉर्मिंग एक्शन। नाउ द एक्शन वॉज सेइंग, वर्ब हो गया। उसके बाद व्हाट डज ही से, दैट आई एम हिज फ्रेंड, ऑल दीज वर्ड्स आर सेड बाय दिस पर्सन, तो दिस वॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। नाउ इन दिस ऑब्जेक्ट वी सी some other subject and predicate. In this part of sentence we have I as subject, am as I here is not performing any action, so this am becomes linking verb, and then the information about I, so that is his friend. The information, if the subject does not perform any action, that becomes the complement. This complement and linking verb, they both becomes predicate. Now in this part of sentence we have a subject and predicate, they both becomes clause, and this clause is the answer of the question what, as we said what does he say. In the answer of what we have that I am his friend, and then it is the object of a sentence, object of a verb, so we call it a noun clause. As we know that noun clause can also function as the object of a sentence. Now let's take an example of a predicate. Noun clause as predicate. तो इस predicate का हमारे पास मतलब क्या होता है? बाज़ औक़ात हम ये समझ लेते हैं शायद सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जो predicate जो शुरू होगा उसके अंदर एक verb भी होगा। ऐसा नहीं है। असल में नाम तो इस तरीके से दे दिया जाता है, लेकिन हम इसको कहते हैं पार्ट ऑफ अ predicate। एक predicate होगा, उसका एक पार्ट जो है वो अलग से आपके पास noun clause बन सकता है। दूसरा, इसको कुछ लोग जो है वो ये भी कह सकते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ कि या फिर इसको कॉम्प्लीमेंट के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक हो गया। या तो प्रेडिकेट बनेगा या फिर कॉम्प्लीमेंट बनेगा। अब इस सेंटेंस में इसमें यहां पर देखें पार्ट ऑफ प्रेडिकेट जो है वो ये होगा, या फिर दूसरे नंबर पे हम ये कह सकते हैं इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। और वर्ब को और ज्यादा अगर मॉडिफाई कर लें या और ज्यादा एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लिंकिंग वर्ब। ठीक हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लिंकिंग वर्ब। अब इसके लिए हम लोग सेंटेंस लिखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस जो है वो बनेगा माई बिलीफ इज दैट ही knows everything. My belief is that he knows everything. अब इस सेंटेंस में अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर में क्या होगा कि my belief, this is the subject
उसके बाद इस सब्जेक्ट ने क्या कोई एक्शन परफॉर्म किया, नहीं किया, तो इस जो है वो यहां पर क्या बन जाएगा, लिंकिंग वर्ब। ठीक हो गया, यहां पर इस जो है वो बन गया लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब के बाद आपको पता है कि क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है इस बिलीफ के मुतालिक वो बन जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। अब इस कॉम्प्लीमेंट के अंदर अगर गौर से देखें तो हमें नजर आता है ही एज सब्जेक्ट एंड नोज एवरीथिंग, ये बन जाता है आपके पास प्रेडिकेट। कैसे बना, क्योंकि यहां पर मेन वर्ब मौजूद है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दोनों मिलकर आपस में ये बना देते हैं क्लॉज। अब ये आपके पास क्लॉज हैं, तो इस जगह पर अगर देखें तो ये क्लॉज किसकी जगह पर आई है, कॉम्प्लीमेंट की जगह पर। और मैंने आपको पहले बताया था कि नाउन क्लॉज कैन आल्सो परफॉर्म फंक्शन एज अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। और प्रेडिकेट मींस अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। वैसे अगर इस पूरे सेंटेंस में देखा जाए तो ये सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट मिलके एक प्रेडिकेट बनाते हैं। इसी प्रेडिकेट का एक हिस्सा अलग से हमने यूज किया जिसके अंदर कंप्लीट क्लॉज मौजूद है। तो यहां दैट से लेकर एवरीथिंग तक ये पूरी आपके पास एक क्लॉज आ गई है, और इस क्लॉज का नाम जो है वो हम रखेंगे नाउन क्लॉज, और उसकी रीजन जो है वो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। नाउन क्लॉज ये इस वजह से है कि यहां पे कॉम्प्लीमेंट की जगह पर आपने एक क्लॉज यूज की है, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लिंकिंग वर्ब और अ वर्ब और इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। देन we have he knows everything subject and predicate. This is a clause and this part of sentence comes as a complement of the sentence, so we call it noun clause because we know that a noun clause also performs function as the complement of a sentence. ठीक हो गया। तो यहां पर हमें इस चीज का भी पता लग गया कि नाउन क्लॉज एज अ प्रेडिकेट एज अ कॉम्प्लीमेंट ये काम कर सकता है, और इस जगह पर भी नाउन क्लॉज हो सकती है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो हमारा होगा कि नाउन क्लॉज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। तो इस सेंटेंस को अब हम आगे चल के देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन के तौर पे भी ये आपके पास एक्ट कर सकता है। इस सेंटेंस को लिखने के लिए यहां पर सेंटेंस आप लोग लिखेंगे, पे अटेंशन पे अटेंशन टू what I am teaching। अब इस सेंटेंस को अगर आप गौर से पढ़ें तो पे अटेंशन टू व्हाट आई एम टीचिंग। अब इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन आपके पास कौन सा यूज किया गया, टू। ये क्या है, प्रेपोजिशन। ये आपके पास प्रेपोजिशन है, और आपको पता है कि प्रेपोजिशन का भी एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। तो हम इसको व्हाट आई एम टीचिंग इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। किस चीज का ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का। अब इस ऑब्जेक्ट की जगह पर देखें कि क्या आपके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद है। तो हम यहां देखते हैं कि आई वर्ड जो है दैट इज subject and am teaching that is predicate। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्या बनाते हैं, क्लॉज। ठीक हो गया। तो जब आपके पास ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है और दोनों मिलके आपके पास एक क्लॉज बना देते हैं, तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये एक नाउन क्लॉज है, और उसकी रीजन क्या है कि दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन।
इस चीज़ को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अब इसको ज़रा गौर से देख लें कि पे अटेंशन टू व्हाट आई एम टीचिंग। पे अटेंशन टू के बाद जो है वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ। उसकी रीज़न ये है कि टू प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट होता है। उस ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है आई एम टीचिंग। तो आई एम टीचिंग में आई जो है वो सब्जेक्ट बनेगा, एम टीचिंग उसका प्रेडिकेट बनेगा क्योंकि उसमें एक मेन वर्ब मौजूद है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर जो है वो क्लॉज बनाते हैं, और क्योंकि ये क्लॉज एक नाउन की जगह पर है यानी कि एक ऑब्जेक्ट की जगह पर है, इस वजह से आप इसको कहेंगे कि ये नाउन क्लॉज है। अब हम कुछ इसमें एग्जाम्पल्स जो हैं वो इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेते हैं। मुख्तलिफ सेंटेंसेस लिख के उसमें फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम में जो आपसे पूछा जाता है वो एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, उस हिस्से को अंडरलाइन किया जाएगा। लेकिन अगर आप ये चीज़ जान लेते हैं कि किस तरीके से फाइंड आउट की जाती हैं तो एमसीक्यूज को सॉल्व करना भी आसान होगा। तो यहाँ पर हम पहले सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है नंबर 1, वाई अहमर hung himself is a mystery. Why Ahmer hung himself is a mystery. दूसरा सेंटेंस है प्लीज tell me why he hung himself. Please tell me why he hung himself. Number 3, his great fear is he would fail. और चौथी एग्जाम्पल है you shall never forget this. He is a killer. ये आपके पास बच्चों 4 सेंटेंसेस हैं और इनके आप थोड़ा सा फोकस करेंगे और यहाँ पर मेरे साथ साथ जो है वो इनको सॉल्व करेंगे। इनमें से 3 एग्जाम्पल वो हैं जिनकी आपको पहले से समझ है और एक एग्जाम्पल जो है वो इससे थोड़ा सा आगे चल के एडवांस लेवल पे आप जाएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से डिफरेंट है। नाउन क्लॉज वैसे उस तरीके से पूछे नहीं जाते, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। फर्स्ट सेंटेंस है वाई अहमर हंग हिमसेल्फ इज़ अ मिस्ट्री। नाउ द क्वेश्चन इज what is a mystery? And you answer why Ahmer hung himself. You have subject and predicate. This is a noun clause. Why Ahmer hung himself is a mystery. What is a mystery? Noun clause as the subject of a sentence. Please tell me why he hung himself. What to tell? Why he hung himself. Object, noun clause. Object and noun clause. His great fear is that he would fail. Is a linking verb, incomplete predication. That he would
फेल, कॉम्प्लीमेंट, नाउन क्लॉज, कॉम्प्लीमेंट, नाउन क्लॉज. In this sentence, the last sentence, you shall never forget this, that he is a killer. इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो यहां पर इस दिस से इसी का एक अल्टरनेट बात आगे इंफॉर्मेशन है, दैट ही इज अ किलर. इसी दिस वर्ड को और यू शैल नेवर फॉरगेट द फैक्ट दैट ही इज अ किलर, अगर इसकी जगह मैं ये कर दूं वो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी समझने में. दिस के लिए तो कंप्लीट बात करनी पड़ेगी फिर से. अगर मैं यहां पर लिखता हूं फॉरगेट द फैक्ट दैट ही इज अ किलर. अब इस जगह पर अगर आप गौर करें तो यू शुड नेवर फॉरगेट व्हाट, द फैक्ट और दैट ही इज अ किलर, बोथ आर सेम. यहां पर जो ये इंफॉर्मेशन दी गई है दैट ही इज अ किलर एंड द फैक्ट, व्हाट इज द फैक्ट, दैट ही इज अ किलर, एंड व्हाट इज दिस इंफॉर्मेशन, अ फैक्ट. दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट हैं. तो ऐसी चीज को हम इंग्लिश में बोलते हैं एपोजिशन. दिस इज कॉल्ड एपोजिशन. ठीक हो गया. और ये सेंटेंस में कहीं भी यूज की जा सकती है, सब्जेक्ट वाली जगह पर भी, एंड में भी, कहीं भी आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. इसका फर्क क्या होगा कि यहां पर एक अदद कॉमा लगाया जाएगा. ठीक हो गया. जब कोई अल्टरनेट आगे इसी की एक्सप्लेनेशन यूज होगी कि दोनों का मतलब सेम है, दोनों एक ही बातें हैं, तो आप क्या करेंगे, यहां पर एक कॉमा यूज करेंगे और कॉमा जो है वो इसको सेपरेट करके इसको एपोजिशन में ले आएगा कि बोथ आर सेम, बोथ स्टैंड फॉर वन थिंग, द फैक्ट एंड ही इज अ किलर, बोथ आर वन न्यूज. ठीक हो गया. तो यहां पर अब आप देखेंगे कि द फैक्ट एंड दैट ही इज अ किलर, दिस इज कॉल्ड द एपोजिशन. इसको कॉमा से सेपरेट किया जाएगा. अब आप इसमें देखें कि ही जो है वो सब्जेक्ट है एंड इज अ किलर ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट है. तो ये सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो है वो मिलके क्लॉज बनाते हैं. तो क्योंकि ये इसी ऑब्जेक्ट को आगे एक्सप्लेन कर रहा है, इसी ऑब्जेक्ट का दूसरा हिस्सा ये है, तो आप इसको कहेंगे कि ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि अपोजिशन या तो सब्जेक्ट में होती है या फिर आपके ऑब्जेक्ट में होगी. और अगर आपके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में कोई अपोजिशन आ जाती है तो वो दोनों सेम चीजें होती हैं, अलग अलग नहीं होती हैं. जैसे मैंने यहां पर कहा कि द फैक्ट और दैट ही इज अ किलर, बोथ आर सेम न्यूज. ठीक है. यू शुड नेवर फॉरगेट व्हाट, द फैक्ट और दैट ही इज अ किलर, बोथ आर सेम. तो हम ऐसी वर्डिंग को जब इस तरीके से यूज की जाती है और कॉमा से सेपरेट करके वही चीज दोबारा लिख दी जाती है, इसको कहते हैं अपोजिशन. और क्योंकि ये इसी ऑब्जेक्ट का एक और हिस्सा है, वही चीज दोबारा रिपीट की गई है, तो बेशक वो सब्जेक्ट में हो या ऑब्जेक्ट में हो, अपोजिशन स्टैंड्स द सेम. तो अगर ये ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन आता है, इस वजह से हम इसको नाउन क्लॉज कहेंगे. तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी. और ये आपकी जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे अगर इस चीज़ को सुन रहे हैं तो सेकेंड ईयर की बुक में जो है वो क्लॉजेज वाले चैप्टर में आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी. और इसके अंदर आपकी बुक में जो दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ. ये आपकी जो पोएम है लेसन नंबर 1.3 द ब्लेड्स ऑफ ग्रास, और उसकी एक्सरसाइज नंबर 3 and 4, एक्सरसाइज नंबर 3 and 4, ये आपकी नाउन क्लॉजेज को मैंने डिस्कस कर लिया है यहाँ पर. और इंशाल्लाह आगे जो हैं वो हम एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज जो है उसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि आपकी बुक के अंदर जो है वो मुख्तलिफ स्कैटर्ड है, सारा का सारा आगे पीछे दिया हुआ है, कोई तरतीब से नहीं है. इस वजह से मैंने जो है वो क्लॉजेज को पहले सिलेक्ट किया टीचिंग के लिए. अब जो है वो उसकी नाउन क्लॉज आपके पास हो गई है. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज जो है उनके बारे में पढ़ाएंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह हम फ्रेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे. और लास्ट बात यह है कि बच्चों आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं उसको नोट किया करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा. और जब खुद से एक प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद से एक सेंटेंस बना के कोशिश किया करें कि वो आप मुझे कमेंट कर दें. ठीक हो गया. तो कमेंट करने के बाद जो है वो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों ने खुद से अगर कोई चीज़ लिखी है, कोई इसमें आपका ख़र्चा नहीं आता. आप अगर चाहें तो फौरी तौर पे उसको कमेंट कर दें जो कुछ आपके दिमाग में आ रहा है, और इंशाल्लाह आई विल आंसर यू. और आज के लिए इतना ही काफ़ी है.
इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में और इससे आगे फर्दर डिटेल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह सबको खुश रखे।